डाउन टू अर्थ का। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, कुछ न्यू अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड रूल्स में, ठीक है ना, वन्य जीव व्यापार के जो नियम वगैरह हैं इनमें कुछ नए चेंज हुए हैं, कुछ नए परिवर्तन हुए हैं। इसके बारे में अगर हम देखें क्या क्या चीजें हैं, क्या खास बात है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप यहां से देखो तो क्या है कि केंद्र सरकार ने ही हाल ही में वन्य जीव व्यापार नियम 1983, अभी तक वन्य जीवों का जो व्यापार वगैरह के लिए जो नियम थे वो 1983 में बने हुए इस नियम के तहत चलते थे। इस पे अभी क्या है कि इस पे संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद वन्य जीवन संरक्षण लाइसेंसिंग विचार के लिए अतिरिक्त मामले नियम 2024 पेश किया गया। ठीक है, अब इस नियम की जगह ये नया वाला नियम ले लिया है, ध्यान में रखिएगा, अभी चेंज हुआ है ये, तो इसके बारे में, जिसके परिणाम स्वरूप लाइसेंस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और कुछ प्रजातियों को इस नियम से बाहर भी रखा गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो संशोधन है ये 16 जनवरी 2024 से लागू हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 16 जनवरी 2024 से ये नया वाला नियम जो 2024 में बना है, वन्य जीवन संरक्षण लाइसेंसिंग विचार के लिए अतिरिक्त मामले नियम, ये अब लागू हो गया है। ठीक है ना, जो कि 1983 के बाद एक पहला संशोधन है जो वन्य जीव व्यापार नियम में संशोधन हुआ है। इस पे अगर हम देखें तो जो अब वन्य जीव लाइसेंसिंग नियम 2024 आया है, इसके तहत क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें अगर हम यहां पे देखें तो इसकी जो अनुसूची 1 है इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। तो 1983 में प्रकाशित नियमों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पिछले परामर्श के अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अधिनियम जो 1972 में बना था, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसकी अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में जो भी वन्य जीवों को रखा गया है, व्यापार के लिए ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है कि जो वन्य जीव लाइसेंसिंग नियम आया, इसके बारे में हम देख रहे हैं, इस पे इसकी जो अनुसूची 1 है, तो अनुसूची 1 में जो अभी इसका ये किसका स्थान लिया है, ये 1983 वाले का स्थान ले लिया है। तो 1983 वाले में यह बात कही गई थी कि केंद्र सरकार के पिछले परामर्श के अलावा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में की अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के भाग 2 में जो शामिल वन्य जीव हैं उनके लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ऐसा 1983 वाले में कहा गया था। तो अब जो नया आया इस पे क्या है कि इस शर्त को, जो भी आपने इसके पहले पढ़ा, नए दिशा निर्देश में, यानी जो 2024 में नया गाइडलाइन आया है, उसको बदल दिया गया है। बदल के क्या किया गया है कि केंद्र सरकार के पिछले परामर्श के अलावा ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा यदि यह अधिनियम के अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी वन्य जीवों से संबंधित है। यह ध्यान में रखिएगा। 1983 वाले में क्या था कि अनुसूची 2 और अनुसूची 1 दोनों से संबंधित बातें थी, लेकिन जो 2024 वाले में चेंज किया गया है, इसमें केवल अनुसूची 1 की बात की गई है। यह ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या चेंज हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूची 1 की प्रजातियों पर प्रतिबंध, जिसमें अत्यधिक सुरक्षा की आवश्यकता वाले जानवर शामिल हैं, जैसे बाघ, हाथी, गैंडे आदि के परामर्श के प्रावधान के साथ अभी भी लागू है। और मतलब जो 2024 में आया उसमें अनुसूची 1 वाला लागू है, अनुसूची 2 वाला लागू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिकता है। अब अनुसूची 2 के लिए क्या नए गाइडलाइन है, ये आप देखें तो अनुसूची 2 के लिए जो नए दिशा निर्देश है, इस पे महत्वपूर्ण बदलाव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए लाइसेंस प्रतिबंधों को हटाना है। यह ध्यान में रखिएगा। उनके लिए जो लाइसेंसों के प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। यही महत्वपूर्ण चेंज है, क्योंकि 1983 वाले में प्रतिबंधित थे, यहां पे प्रतिबंध हटाया गया है। इसका तात्पर्य है कि अनुसूचित 2 में प्रजातियों के व्यापार के लिए लाइसेंस केंद्र सरकार के किसी परामर्श या अनुमोदन के बिना दिए जा सकते हैं। और 1983 में क्या था कि बिना केंद्र सरकार के अनुमोदन या परामर्श से नहीं दिए जाएंगे। अब जो चेंज हुआ है, इसमें दिए जा सकते हैं, जो पहले आवश्यक था।
ये चेंज इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स, तो ये ध्यान में रखिएगा क्या चेंज हुए हैं, इंपॉर्टेंट। इस पे बात करें कि लाइसेंसिंग में विचार किए जाने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो नए नियम उन कारकों को भी निर्दिष्ट करते हैं जिन पर अधिकृत अधिकारियों को लाइसेंस देते समय आवेदक की क्षमता, आपूर्ति प्राप्त करने का स्रोत और तरीका, क्षेत्र में मौजूदा लाइसेंस की संख्या, संबंधित वन्य जीवों के शिकार करने या व्यापार करने पर विचार करना चाहिए। तो ये सब मुद्दे हैं जिन पे विचार नहीं भी किया गया, जो किया जाना जरूरी था, ये भी ध्यान में रखना। इसके बाद जो नए नियम आए हैं उनको लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं कि बहुत सारे ऐसे जानवरों को इस सूची से बाहर कर दिया गया, क्योंकि पहले है कि 1983 वाले में क्या था कि अनुसूची 2 के भी जानवरों को शामिल किया गया था ना, तो अब इसको हटा दिया गया। तो उसमें अब जो जानवर थे उनके व्यापार और इन सब चीजों के लिए केंद्र सरकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, तो फिर समस्याएं हो सकती है। तो अब क्या है, नए नियमों को लेकर चिंता क्यों है कि जो अनुसूची 2 में प्रजाति थे उनका बहिष्कार किया गया है। क्या अधिसूचना इस बात पर स्पष्टता प्रदान नहीं करती कि अनुसूची 2 के प्रजातियों के लिए लाइसेंसिंग प्रतिबंध क्यों हटाए गए हैं, ठीक है ना, पहले था अब क्यों हटाया गया, ये इन्होंने भी क्लियर नहीं किया है। अनुसूची 2 में लुप्त प्राय स्तनधारी पक्षी, कछुए, गेको और सांप जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियां शामिल हैं तथा लाइसेंसिंग प्रतिबंधों से उनका बहिष्कार उन्हें मिलने वाली सुरक्षा के स्तर के बारे में चिंता पैदा कर सकता है। जो लुप्त प्राय की कैटेगरी में हो गए हैं ये सब सभी इसमें शामिल हैं। अब जैसे देखो रेड सैंड बोआ, याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था, उसका कितना व्यापार होता है, अवैध तरीके से होता है। तो अनुसूची 2 में ही सांप जैसी प्रजातियां थी, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो ये सब क्या है कि इनके व्यापार को अब ज्यादा बढ़ावा मिल जाएगा, तो ये फिर समस्या है, तो इस पे दिक्कत है। स्पष्टता की कमी के कारण यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक जांच की आवश्यकता है कि संशोधित नियम संरक्षण आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करते हैं तथा अनजाने में कमजोर वन्य जीवों की सुरक्षा से समझौता नहीं करते। तो ये सब बातें, इसको जरा जरूर आप लोग फोकस करिएगा। अब जो 2022 में अनुसूचियों को युक्ति संगत बनाना, तो इस पे क्या हुआ था कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसकी अनुसूचियों को वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में तर्क संगत बनाया गया था, जिससे इन प्रजातियों के वर्गीकरण में बदलाव भी आया था। ये जो अधिनियम है इस पे 2022 में संशोधन भी हुआ था कुछ, जो कि इसके वर्गीकरण से, तो वो भी हमने पढ़ा था, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो 2022 में अगर संशोधन से पहले कार्यक्रम प्रजातियों के खतरे के स्तर पे आधारित थे, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी प्रजातियां शामिल थी उनके खतरे को मद्देनजर रखते हुए, उन प्रजातियों के खतरे को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। लेकिन 2022 में इसमें कुछ चेंज किया गया कि युक्ति संगतिकरण ने प्रजातियों को वर्गीकृत करने के मानदंडों को 2022 में बदला गया। कैसे? विशेषज्ञ ये कहते हैं कि क्या अनुसूची 2 में कुछ प्रजातियों का बहिष्कार तर्क संगतकरण प्रक्रिया के अनुरूप है, या क्या उन प्रजातियों की संख्या में वास्तव में वृद्धि हुई है जो संरक्षण के निचले स्तर को उचित ठहराते हैं। इस पे भी सवाल उठता है कि आपने जो ऐसा किया क्यों किया, जो वहां पे आप प्रजाति संकटग्रस्त या उन सब चीजों में थी, क्या उनकी संख्या बढ़ी है? तो इन सब चीजों को भी यहां पे क्लियर नहीं किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए तो वन्य जीव व्यापार की स्थिति क्या है, क्योंकि उसी से संबंधित ये नियम है जो अभी आया है 2024 वाला। तो अगर भारत में हम वन्य जीव व्यापार की स्थिति को देखें तो आपको पता है कि भारत में जैव विविधता ठीक ठाक है, जैव विविधता वाला देश है, जहां अगर बात करें तो पूरे दुनिया की लगभग 6.5% ज्ञात वन्य जीव प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, और विश्व के लगभग 7.6% स्तनधारी और 12.6% पक्षी भारत में पाए जाते हैं वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें। तो विश्व स्तर पर वन्य जीवों और इनके उत्पादों की अवैध मांग के कारण पूरे उपमहाद्वीप में वन्य जीव अपराध में वृद्धि भी देखी गई है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है, ठीक है ना, तो ये है, तो इसलिए वन्य जीव अपराध भी बढ़े हैं। जैसे भारत में अगर वन्य जीव का व्यापार किया जाता है तो किन किन चीजों का व्यापार होता है खास तौर से, जैसे नेवले के बाल, नेवला जानते हैं ना, सांप और नेवले की लड़ाई देखी होगी, तो वो रियल में नहीं तो फिल्मों में तो नेवला देखा ही होगा। सांप की खाल, गैंडे के सींग, बाघ और तेंदुए के पंजे, हड्डियां, खाल, मूछें, हाथी के दांत, हिरण के सींग, कछुए के खोल
औषधीय पौधे, लकड़ी तथा पिंजरे में बंद पक्षी जैसे कि तोता, मैना, ये सब उत्पाद हैं जो भारत में वन्य जीव व्यापार किए जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। इस व्यापार का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाता है, ठीक है। और भारत में इसकी कोई सीधी मांग नहीं है। भारत में नहीं, भारत से ये डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचता है। भारत में डायरेक्ट इसकी डिमांड नहीं है। ये सब सामान उधर जाता है, उधर से जब इनसे प्रोडक्ट रेडी होते हैं तो प्रोडक्ट फिर भारत में आते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है कि भारत जो है वो वन्य जीव तस्करी के लिए सिर्फ 20 देशों में से एक देश है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत जो वन्य जीव की तस्करी होती है भारत में इतनी ज्यादा कि टॉप 20 देशों में से एक देश, मतलब टॉप 20 में भारत शामिल है। हवाई मार्ग से वन्य जीव तस्करी में सिर्फ 10 में, कि हवाई मार्ग से भारत जो है अगर वन्य जीव की तस्करी में टॉप 10 में शामिल है। तो यह है स्थिति। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा विश्व वन्यजीव रिपोर्ट 2020 में ऐसा देखा गया कि 1999 और 2018 के बीच विश्व स्तर पर वनस्पतियों और जीवों की 6000 विभिन्न प्रजातियों की पहचान की गई थी। तो ये सब अलग अलग प्रजातियां और इनकी, तो ये भी ध्यान में रखना कि ये स्थिति है। आपने भी देख लिया। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में थोड़ा सा जान लो। आपने पढ़ा भी है, 1972 में लाया गया था वन्य प्राणियों, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, ठीक है ना, उनके आवासों के प्रबंधन के लिए, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा है, एक कानून है, यही कंट्रोल करता है। यह अधिनियम उन पादपों और जीवों को भी अनुसूचियों में सूचीबद्ध करता है जिन्हें सरकार द्वारा अलग अलग स्तर की सुरक्षा और निगरानी प्रदान की जाती है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के दायरे में नहीं आता था। जम्मू कश्मीर पहले इसमें नहीं था, लेकिन अब क्या है कि पुनर्गठन अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी लागू होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहले जम्मू कश्मीर इसमें नहीं था, लेकिन अब है, ठीक है ना। तो अब जो नए संशोधन हुए हैं उसके बारे में देख ले कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत में जो 2022 में नया संशोधन हुआ, उसमें जो अनुसूचियां ज्यादा थी पहले, अब अनुसूचियों को कम करके मात्र 4 कर दिया गया है। तो क्या चेंज हुए हैं ये भी आप यहां पर देख लो एक बार कि अनुसूचियों की संख्या पहले 6 थी तो अब घटा करके 4 कर दी गई है। यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो अनुसूचियां थी वो 6 थी, 2022 में घटा करके 4 कर दी गई है। पहले में क्या है कि वैसे पशु और प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें सबसे ज्यादा संरक्षण की आवश्यकता है, उनको अनुसूची 1 में रखा गया है। अनुसूची 2 में क्या है कि इसके अंतर्गत जानवरों को उनके संरक्षण के लिए उच्च क्वालिटी की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उन्हें इसमें रखा गया है, ठीक है ना, मतलब जो कम संकटग्रस्त है। अनुसूची 3 में क्या है कि संरक्षित पौधों की प्रजातियों को शामिल किया गया है। यह ध्यान में रखिएगा कि पौधे की किसमें है, तो 3 में है। और अनुसूची 4 में साइट्स यानी वन्य जीव और वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे कन्वेंशन है, अभिसमय है, साइट्स, इसके तहत जो अनुसूचित प्रजातियां हैं, मतलब जो प्रजातियां साइट्स में के तहत शामिल की गई है, उनको वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम के अनुसूची 4 में रखा गया है। अब यही 4 अनुसूची है वन्य जीव संशोधन संरक्षण अधिनियम के तहत, ठीक है ना। पहले ये 6 हुआ करती थी। इसमें अब बात करें तो आप इसमें समाधान भी दे सकते हैं कि समस्या आपने देखा है कि उस पर क्लियर नहीं है, तो इन सब बातों पे आप यहां पर समाधान भी दे सकते हैं। अनुसूची 1 की प्रजातियों के लिए परामर्श और अनुमोदन प्रक्रिया के लिए सुदृढ़ और पारदर्शी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, ठीक है। परामर्श और अनुमोदन प्रक्रिया से अनुसूची 2 की प्रजातियों के बहिष्कार एवं प्रजातियों के चयन के मानदंडों के लिए, मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए कि क्यों हटाया गया, क्या किस तरीके से, या अनुसूची 2 में भी जो प्रजाति शामिल है अगर वो संकटकालीन ज्यादा संकटग्रस्त की स्थिति में है तो उसे भी फिर उस पर विचार करने की आवश्यकता है। वन्य जीव व्यापार कानूनों और विनियमों के प्रवर्तन एवं अनुपालन को सुदृढ़ करना और जो उल्लंघन इसके लिए करते हैं उनके लिए दंड वगैरह का प्रावधान करना, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी खास है, आप जरूर इसमें ध्यान में रखिएगा। तो ये था आज का आर्टिकल जो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे समझा। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट सेशन में सेम टाइम पे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।